जय हिंद। आज आप लोगों के समक्ष मैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूँ और उसको आप समझिए। ये टॉपिक न केवल प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके काम का है। एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको ये जानना चाहिए ये टॉपिक। और ये वीडियो शैक्षणिक पर्पज से खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्मित किया जा रहा है। इसमें आज का टॉपिक हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या जिसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल कहते हैं। तो इससे जो मुख्य प्रश्न पूछा जाता है खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप रिटर्न करेंगे तो पहला प्रश्न ये है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। दूसरा, प्रस्तावना का महत्व क्या है। और तीसरा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और अगर संशोधन किया जा सकता है तो उसकी सीमा क्या है। और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, या कि एसआई हो गया, या व्यापम, या कि एमपीपीएससी, या कि किसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें संविधान से जो प्रश्न पूछा जाता है तथ्यवाद, वो इन्हीं बिंदुओं से मिलकर के, मतलब ये क्लास अगर आज आपने ध्यान से देखी और इसको कंठस्थ कर लिया तो मान लीजिए कि प्रस्तावना से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। खास करके जो लॉ के विद्यार्थी हैं वो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनको उदाहरण के लिए सिविल जज का जब वो मुख्य परीक्षा देंगे तो भी यही सब पूछा जाता है, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं क्योंकि तथ्यों को क्रमवार से हम नहीं जान पाते हैं और इसी को मेमोराइजेशन करना है आपको। तथ्यवाद बिंदु पहला ये है, उद्देशिका के बारे में आपको जानना है कि न्यायाधीश डी सुब्बा राव ने गोलकनाथ के बाद में 1967 सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। इसमें यह कहा कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यहाँ आपको ये भी बात पता चले कि प्रस्तावना जो होता है सामान्यतया ला के विद्यार्थी जो जानते हैं, शेष जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ये जाने कि कोई भी अधिनियम होता है सामान्यतया तो अधिनियम की धाराओं के प्रारंभ में उद्देशिका दी जाती है, जिसमें उस अधिनियम को लागू कर लाए जाने के लिए के पीछे के कारणों का उल्लेख किया जाता है। उसमें उन लक्ष्यों या उन उद्देश्यों को बताया जाता है जिनके लिए वो कानून लाया जा रहा है। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में डी सुब्बा राव चीफ जस्टिस जो थे गोलकनाथ के ऐतिहासिक मामले में, उन्होंने टिप्पणी की कि जो उद्देशिका होती है किसी भी अधिनियम का, वो उस अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव वो बताती है कि आखिर वो कानून क्यों लाया है। इसके बाद आपको दो केस याद रखने हैं उद्देशिका के बारे में। पहला, इनरी बेरूबारी यूनियन का मामला 1960 में आया सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा केशवानंद भारती 1973। ये दो केस अगर आपने उद्देशिका के संबंध में इन दो केसों में जो डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट में ने, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ ले और मेमोराइज कर ले तो इस टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक आपको काफी सहयोग मिलेगा। उदाहरण के लिए इनरी बेरूबारी में 3 फैक्टरों को डिस्कस तो बहुत सारी बातों को किया गया, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला कि उद्देशिका पहला ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने हेड किया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, मतलब कि उद्देशिका का महत्व भी यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को उठा सकते हो कि किस बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका का जो महत्व होता है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए आप की पॉइंट की होता है, उसको जानने की कुंजी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो बताया गया कि उद्देशिका को भले ही प्रेरणात्मक कहा जाए तथापि यह संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देशिका को लेकर फैक्ट फाइंडिंग किया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही उद्देशिका को हम प्रेरणात्मक कहें, बट ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का पार्ट मानने से इनकार किया। तो ये जो पहला प्रश्न आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये अगर प्रश्न आता है तो इसमें जो है कि आप इस पॉइंट को ले सकते हैं और इस केस का हवाला दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको जो इस केस में याद रखना है
वो ये है, उद्देशिका का सहारा संविधान की अस्पष्ट एवं संदिग्ध भाषा को स्पष्ट करने में अर्थात निर्वचन में लिया जा सकता है। ये आपका देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसमें दूसरा पॉइंट आप ये ले सकते हैं। पहला तो उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, इसको ले सकते हैं। दूसरा कि उद्देशिका का सहारा संविधान की अस्पष्ट तथा संदिग्ध भाषा को स्पष्ट करने में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर संविधान के किसी उपबंधों की व्याख्या करने का प्रश्न आता है और दो अर्थ निकल रहे हैं, दो या संदिग्ध अर्थ, कई अर्थ निकल रहे हैं, वहां पर वास्तव में क्या अर्थ लिया जाए उसको स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा केस आपको जो याद रखना है वो है केशवानंद भारती का मामला। 1975 में यह भी संवैधानिक उद्देश्यों से ऐतिहासिक मामला रहा। इसमें यह बताया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। जैसा कि पूर्व वाले में बेरूबारी यूनियन का ये जो सेकेंड पार्ट का फैक्ट था, जिसमें आपने ये बोला संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इस मामले को पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पलट दिया और यह कहा कि नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग है। दूसरा, संविधान की व्याख्या प्रस्तावन में निहित उदात्त आदर्शों के अनुरूप किया जाना चाहिए। ये आपका फैक्ट आपके महत्व से जुड़ा हुआ है कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। केशवानंद भारती के मामले में यह हिट किया गया कि संविधान की व्याख्या में उद्देशिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उद्देशिका के जो आदर्श हैं, उद्देशिका में जो आदर्श बताए गए हैं, उन्हीं आदर्शों के अनुरूप संविधान की व्याख्या करनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक्स नामक प्रावधान की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता है और उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक पहला अर्थ निकलता है जिससे कि जनता में समानता, व्यक्तियों को, जनता के किसी वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है या उनके साथ असमानता हो रही है या भाईचारा विच्छिन्न होता है, तो वहां पर आप उद्देशिका का सहारा लेंगे। और उद्देशिका कहती है कि भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व प्राप्त किया जाना चाहिए, प्रदान कराने का ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर जो है कि ये मान लिया जाएगा कि संविधान की उस व्याख्या को स्वीकार करेंगे जो समानता, लोगों में समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय या बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित करता है। तो ये दो केस महत्वपूर्ण है। इन दोनों को आपको प्रारंभिक परीक्षा से लेकर, मान लीजिए पूछ लिया प्रारंभिक परीक्षा में कि उद्देशिका संविधान के निर्माता विचारों को जानने की कुंजी है, ये किस केस में कहा गया, तो बेरीबारी यूनियन संविधान का अंग नहीं है, ये कहां से कहा गया, बेरीबारी यूनियन। इसी तरीके से उद्देशिका का सहारा संविधान की अस्पष्ट या संदिग्ध भाषा को स्पष्ट करने में लिया जा सकता है। ये दोनों केसों में ये बात कही गई है, ये याद रखिए। जैसे कहता है बेरीबारी यूनियन, बी केशवानंद भारती, सी उपरोक्त दोनों, तो आंसर आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन के संबंध में दोनों ही फैक्टरों के बारे में सेम बातें बताई गई। लेकिन यहाँ याद रखिए, अगर पूछता है प्री में कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ये किस केस में आधारित पहली बार आधारित किया, ये केशवानंद भारती के मामले, और ये फैक्ट तो सेम ही है। तो इस तरीके से इन तीन प्रश्नों का, पहला कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो आंसर यहाँ मिल गया। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती हेड किया, भाग है, अंग है। दूसरा महत्व क्या है, तो आंसर मिल गया कि निर्वाचन में व्याख्या करने में महत्व है। और तीसरा है कि क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो प्रस्तावना में। तो इस संबंध में केशवानंद भारती के मामले में यह हेड किया गया कि चूंकि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में जो संशोधन करने की संसद की शक्ति है वो समूचे संविधान में है, और चूंकि संविधान का ये प्रस्तावना भी अंग है, इसलिए प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी तय किया कि लेकिन संविधान की प्रस्तावना के उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। हम आगे वाली क्लास में, आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है और कौन कौन से तथ्य संविधान के ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। आज का टॉपिक हमारा
केवल उद्देशिका के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों तक ही सीमित रहेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, शॉर्ट में जो पूछे जाते हैं और अक्सर ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुछ आपको विकल्प सजेस्ट करेगा कि संविधान का स्रोत का पता चलता है प्रस्तावना से, भाग 3 से, मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से, या XYZ भाग 7 से या 5 से। तो यह याद रखिए, संविधान के स्रोत का पता हमें प्रस्तावना से लगता है, ठीक, क्योंकि प्रस्तावना जैसे ही आप पढ़ोगे तो पहली लाइन है हम भारत के लोग, दूसरा है संविधान का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता, हम भारत के लोग। तो जैसे पूछता है संविधान के स्रोत क्या है, भारत की जनता, या कि यूरोपीय या कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट, तो संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता, हम भारत के लोग। तीसरा, प्रस्तावना देश का स्वरूप, प्रस्तावना देश के किस स्वरूप का उल्लेख करती है, तो प्रस्तावना देश के का जो स्वरूप बताती है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। जैसे आज आप ये फुल डिटेल पढ़ रहे हैं प्रस्तावना की, इतने फैक्टरों को जानने के बाद फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके 98% तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1-2% वो आपके ज्ञान की बात है, जितना अध्ययन करेंगे ज्ञान आपको उपलब्ध होगा। तीसरी फैक्ट जो याद रखनी है आपको, भारतीय प्रस्तावना भारतीय जनता को क्या क्या प्रदान करती है, तो भारतीय जनता को जो प्रदान करने की बात कही गई है वो मुख्यतः 4 बातें, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। इन 4 चीजों को प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा, ये उल्लेख जो है जनता को प्रदान संविधान में किया है। अब ये रही बात कि इन जैसे समानता पूछ लिया कि समानता किस चीज की दी गई है, तो याद रखिए पद एवं अवसर की समानता प्रदान करने की बात की गई है। स्वतंत्रता किन चीजों के लिए है, स्वतंत्रता विचार की, मत, विश्वास और धर्म की। तो उदाहरण के लिए आपसे अगर फ्री में सजेस्ट करता है कि प्रस्तावना में भारतीय जनता को नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, विचार, मत, विश्वास से उपरोक्त सभी, तो आपका विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी, या इन्हीं चारों शब्दों में अगर कोई एक अलग शब्द रख दिया जाता है तो वो गलत हो जाएगा। तो एरर छांटने के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ ये याद रखिए, विचार, मत, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। इसी तरीके से न्याय 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। और लास्ट में है बंधुत्व की भी स्थापना करने का प्रयास, कि बंधुत्व भाईचारे की बना रहे भारतीय जनता में, इसका भी प्रस्तावना में विचार व्यक्त किया है, संकल्पना ली है। लेकिन बंधुत्व कैसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक हो। भाईचारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भाई दूसरे भाई के उन्नति को देख करके या उसकी उन्नति में रुड़ा उत्पन्न करे, या एक दोस्त दूसरे दोस्त या एक प्रतियोगी दूसरे प्रतियोगी के उत्थान में बाधा करे। बंधुत्व ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और राष्ट्र की एकता भी सुनिश्चित हो। और सेकंड लास्ट फैक्ट है कि ये पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में कि अब तक कुल कितने बार संशोधन किए गए हैं उद्देशिका में, तो याद रखिए अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है उद्देशिका को, वो भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये याद रखिए, पूछा जाता है कि मुख्यतः से किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका को संशोधित किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। और इस संशोधन द्वारा उद्देशिका में जो कुछ नए शब्दों को जोड़ा गया है वो कौन कौन से थे, वो पथनिरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण, बहुत ही बेसिक और अति महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि आम सामान्य जन जो संविधान को जानना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, तो उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। इसको मैंने अपने स्तर से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो और अधिकाधिक जानकारी आपको प्राप्त हो, इसका प्रयास किया। शेष संविधान के या लॉ के अन्य जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी, जिस टॉपिक पे आप जिस सब्जेक्ट के बारे में जानना है या जो तथ्य जानने हैं फैक्ट, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं LLB LLM और सेट क्वालिफाइड हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।